Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पर है। आज हमने जो स्टडी करना है वो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास। ठीक है, सेक्शन 306 से डील करता है। अब हम लोग पहले मैंने आपको वीडियोस में बताया कि बहुत सारी केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें किसास एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कत्ले अम्द हुआ है, फिर भी किसास एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो उसकी रीजंस कौन कौन सी हैं, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें किसास एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है ना, और कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें किसास आप वैसे ही ले ही नहीं सकते। ठीक है, आप किसास जो है उसका राइट आपके पास होता ही नहीं है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे और ये सेक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 306 पर, कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास। अब हम लोगों ने यहाँ पर वर्डिंग चेक करनी है कि नॉट लाइबल टू किसास, जिसमें आप किसास ले नहीं सकते। ठीक है, कत्ल हुआ है, कत्ले अम्द हुआ है, लेकिन आप किसास जिसने कत्ल किया है वो नॉट लाइबल टू किसास है। ठीक है, उस पर्सन की बात हो रही है कि जिसने कत्ल किया है, आप उससे किसास नहीं ले सकते। क्यों, उसकी रीजंस अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जिसने कत्ल किया है वो माइनर या इंसेन हो, मतलब जो उसने मेजॉरिटी अभी अटेन नहीं की, 18 साल से कम का है, या फिर वो इंसेन है, उसकी मेंटल हालत है ना, जो उसकी मेंटली तौर पे वो फिट नहीं है। ठीक है, तो माइनर हो या इंसेन हो, और अगर उसने कत्ल कमिट कर लिया है तो वो उससे किसास नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पहली बात तो ये थी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है अब, कि अगर तो कत्ल किसी और ने करवाया, वो उसके साथ एसोसिएटेड था पर्सन, और उसके थ्रू उसके ऊपर किसास एप्लीकेबल था। ठीक है, ये पर्सन तो माइनर है ना, जिसने कत्ल किया है। अगर इसके साथ कोई मेजर पर्सन था या और वो उसकी मेंटल हालत भी जो है वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, वो पर्सन जो है वो लाइबल टू किसास भी है और एसोसिएटेड था उस कत्ल में। ठीक है, मतलब उसकी कमीशन में वो एसोसिएटेड था, साथ मिला हुआ था, उसने मिलकर ये काम किया है, लेकिन उसने माइनर को या इंसेन पर्सन को आगे इसलिए कर दिया कि वो खुद बच जाए किसास से। तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पर्सन जो है, ऐसा पर्सन जो लाइबल टू किसास है, वो उसके साथ मिलकर ये कत्ल कमिट करता है, तो ही शैल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द किसास। इसका मतलब है कि वो किसास से बच नहीं सकता, उसको किसास अदा करना पड़ेगा, लेकिन जो माइनर और इंसेन है उसके ऊपर किसास एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब ऑफेंडर जो है वो अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को या फिर अपने किसी ग्रैंड चाइल्ड को कत्ल कर दे। ठीक है, मतलब कि जैसे बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे या बाप अपने पोते को कत्ल करते। आगे HLS का मतलब है हाउ लो सो एवर का मतलब है आपका बेटा है फॉर एग्जांपल, फिर बेटे का बेटा है, फिर उसका बेटा है, तो हाउ लो सो एवर। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड हाउ लो सो एवर। तो ऑफेंडर अगर अपने किसी डायरेक्ट डिसेंडेंट को, अपने चाइल्ड को, ग्रैंड चाइल्ड हाउ लो सो एवर को अगर कत्ल करता है तो उस पर किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। उनकी क्या सज़ाएं होंगी ये हम आगे जाके अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था दूसरा केस जिसमें किसास एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तीसरा केस क्या है, जब वली ऑफ द विक्टिम इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ऑफेंडर हाउ लो सो एवर। जबकि विक्टिम का जो वली है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हो किसका, ऑफेंडर का। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया है तो उसका जो बेटा है वो अपने बाप के खिलाफ
जो है वो किसास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब किसास एप्लीकेबल फिर नहीं होगा उस बाप पे, क्योंकि राइट किसके पास चला गया है। अब वली कौन बन गया है? वली कौन होता है? वली वो होता है जिसके ऊपर किसास का राइट आ जाता है, जो लीगल हेयर होता है उस विक्टिम का, जो किसास लेने का हकदार होता है, ठीक है ना, वो होता है वली। अब जाहिर है कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को मारा है तो उसका लीगल हेयर कौन होगा? उसका बेटा होगा। उसका बेटे का हक है कि वो किसास ले सकता है। तो किसास अब वो अपने बाप के अगेंस्ट नहीं ले सकता, नहीं इन्फोर्स हो सकता उसके बाप के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि वली है जो विक्टिम का, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट भी है किसका? ऑफेंडर का। अब आ जाते, ये तो हमारा था सेक्शन नंबर 306 जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कत्ले अम्द के केस में ऐसे कौन कौन सी रीजंस हैं जिसके थ्रू जो है किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब हमने वो केसेस पढ़ने, अब आते हैं सेक्शन नंबर 307 पर, केसेस इन विच द किसास फॉर कत्ले अमल शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब ये वो केसेस हैं जिनमें किसास जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकते आप, ठीक है, कत्ले अम्द के केस में। सबसे पहली बात, किसास आप ले सकते हैं लेकिन एनफोर्स नहीं हो सकता। किसास का राइट है बट एनफोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले अगर तो अफेंडर डाइज बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ किसास, अगर किसास जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन जो जुर्म करने वाला है, जो कत्ल करने वाला है, वो किसास एप्लीकेबल होने से पहले ही मर जाए तो फिर कौन सा किसास, ठीक है। तो ये एक था रीज़न। दूसरी रीज़न क्या है कि जब वली जो है जिसका राइट होता है किसास जो है वो लेने का, वो वली जो है वो वेव कर दे अपना राइट। वेव करने का मतलब है अपना हक छोड़ दे, माफ़ कर दे, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स वो, या फिर सुलह कर ले। कंपाउंड करने का मतलब है कि सुलह कर लेता है जब दूसरी पार्टी के साथ, तो तब जो है किसास एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि जब राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन ऑफेंडर, जब राइट ऑफ किसास का जो राइट है वो ऑफेंडर के ऊपर ही आ जाए। किस सूरत में? जब जो वली है, असल जो वली था, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद अगला वली कौन है? अगला वली अगर इनडायरेक्टली ऑफेंडर ही हो जाता है, उसके ऊपर किसास का जो राइट है वो डिवॉल्व हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है किसास का राइट जो है। तो ऑफेंडर अब अपने अगेंस्ट तो किसास का राइट नहीं ना यूज़ कर सकता, तो इस केस में भी एनफोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम कि इसकी एग्जांपल भी सेम टू सेम उसी की तरह है जो हमने सेक्शन 306 में तीसरा केस पढ़ा था कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ए ऑफेंडर है, ए ने मार दिया है किसको? जी को उसने कत्ल कर दिया है। और जी कौन था? ए के बेटे का मामू था। अब बी यहाँ पर ए का बेटा है, बी का मैटरनल अंकल था, जी मामू था, ठीक है, मतलब बी के बाप ने उसके मामू को मार दिया। अब यहाँ पर किसास का राइट किसके पास गया? ए की बीवी के पास गया, वाइफ के पास गया, क्योंकि वो उसकी बहन थी, ठीक है, उसके भाई का कत्ल हुआ, लीगल हेयर। वली कौन बन गया यहाँ पे? वाइफ बन गई। अब ए ने क्या किया? अब यहाँ पर अगर वाइफ उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ की, ठीक है, तो किसास का राइट किसके पास चला गया? बेटे के पास चला गया, ठीक है। तो बेटा अपने बाप के खिलाफ किसास का राइट जो है वो नहीं अवेल कर सकता, ठीक है। ये हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि जब वली हो विक्टिम का, डायरेक्ट डिसेंडेंट हो किसका? ऑफेंडर का, तो वो राइट नहीं अवेल कर सकता। ये था सेक्शन नंबर 307। आगे हम पनिशमेंट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 308 में कि अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी। उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा ना, पनिशमेंट कौन सी दी जाएगी, क्योंकि कत्ल तो हुआ है ना। तो इस सूरत में अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 308 को। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 308 पर। सेक्शन 308 इज़ अबाउट द पनिशमेंट इन द कत्ले आमद नॉट लायबल टू किसास। अब हम लोगों ने सेक्शन नंबर 306 में पढ़ा है कि वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें जो पर्सन है जिसने कत्ले आमद कमिट किया है वो नॉट लायबल टू किसास है, ठीक है। अब हमने पनिशमेंट पढ़नी है कि किसास तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता, तो पनिशमेंट क्या होगी फिर? तो इसमें आता है सबसे पहले तो उनको दियत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। किसास के बाद जो पनिशमेंट होती है वो दियत होती है। दियत जो है वो एक कंपनसेशन होती है, मॉनेटरी फॉर्म में होती है, जो कि विक्टिम के जो लीगल हेयर्स हैं उनको दी जाती है ऑफेंडर की तरफ से, ठीक है।
अब दियत जो है वो किन केसेस में होगी, अदा करनी होगी, जो सेक्शन 306 हमने पढ़ा था उस केस में, या फिर सेक्शन 307 का जो सब सेक्शन सी है, ठीक है, उसमें, ठीक है ना, उसकी जो क्लॉज सी थी उस केस में दियत अदा करनी पड़ेगी। अब एक्सेप्शन हम देखते हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है कि अगर ऑफेंडर माइनर है या इंसेन है, ठीक है, उसकी जो दियत है वो कौन अदा करेगा और वो कैसे अपनी दियत अदा करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो दियत अदा की जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कोर्ट डिटरमिन करेगी कोई और बंदा हो जो कि उसका गार्डियन हो जो दियत अदा कर सकता हो। अब दूसरी एक फर्दर जो है वो एक्सेप्शन एक और है कि अगर उसने, जब उसने क्राइम कमिट किया था, जब वो कत्ल कमिट कर रहा था, अगर उसमें इतनी मैच्योरिटी उस वक्त थी या वो इंसेन भी था, तो वो अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में था, या मतलब अगर जो माइनर पर्सन है उसमें इतनी मैच्योरिटी थी कि वो हालात को रियलाइज़ करे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, तो तब जो है उसको कोर्ट जो है वो कह सकती है कि इसको इम्प्रिजनमेंट हो विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज ताज़ीर पनिशमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसेन पर्सन था लेकिन अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में था, ल्यूसिड इंटरवल्स क्या होते हैं, मतलब कभी वो ठीक हो जाता है, कभी वो सही नहीं होता, मतलब जिसको हम कहते हैं ना दौरे पड़ते हैं। एक पर्सन जो है वो जो है मेंटली अपसेट है, वो इंसेन पर्सन है, उसको दौरे पड़ते हैं, एक वक्त में उसको दौरा पड़ा, दूसरे वक्त में वो ठीक हो गया। तो जब वो ठीक था, अगर उसने उस अपने इंटरवल्स में क्राइम कमिट किया या कत्ल किया है और उसको पता था कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे, तब भी कोर्ट ये वाली पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकती है। उसके बाद अब हमने बात करनी है क्लॉज सी ऑफ 307 सेक्शन की। इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ है कि दियत जो है ऑफेंडर को अदा करनी पड़ेगी अगर तो कोई और वली एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, अगर कोई और वली एग्जिस्ट करता है लेकिन किसास का राइट इन्फोर्स नहीं हो सकता तो फिर दियत अदा करनी पड़ेगी। और 25 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अगर कोई और वली नहीं है तो, मतलब अगर और कोई वली एग्जिस्ट करता है लेकिन किसास इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर दियत अदा करनी पड़ेगी। अगर कोई वली है ही नहीं और जो कोई वली एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो राइट किसास, जिसके पास किसास का राइट हो, तो फिर उसको 25 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट कोर्ट कर सकती है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट सिर्फ दियत ही अदा करने को कहे, कोर्ट जो है वो पनिश कर सकती है ऑफेंडर को इन एडिशन टू दियत, और क्या चीज़, 25 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.